मैं पिछले कुछ वर्षों से आज़ादी बचाओ आंदोलन में लगा हुआ हूँ। ये काम मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर। ये उसका परिणाम है, आज़ादी बचाओ आंदोलन। और वो दर्द ये है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, वो इतनी दर्दनीय है, इतनी सोचकारक है, परेशान करने वाली है, जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में, वो इस बात का है कि ये देश आज़ाद जरूर हुआ है और एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना चुके हैं, लेकिन सच्चाई में यह देश जितना गुलाम अंग्रेजों के समय में था, उतना ही गुलाम आज भी है। बस फर्क इतना है कि आज़ादी से पहले इस देश में गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था और आज़ादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है। माने जो लोग भी इस देश को चला रहे हैं, उनके काम अंग्रेजों वाले ही हैं। अंग्रेजों को इस देश से, इस देश में रहने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना जानते थे। आज़ादी के बाद हमारा जो शासक वर्ग है, ठीक इसी मोटिव के साथ इस देश को रूल कर रहा है। मुझे दुख एक दूसरी बात का और है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आज़ादी का, वो सपना कहीं से भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस देश की आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे? तो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आज़ादी मिल जाएगी, उसके बाद इस देश में राम राज्य आ जाएगा, अंग्रेजों की त्रासवादी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। और जब राम राज्य की कल्पना होती थी उन क्रांतिकारियों के मन में, दिलों में, तो क्रांतिकारी अक्सर दो तीन बातें कहा करते थे। एक बात तो ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद इस देश में कोई गरीब नहीं होगा। दूसरी बात ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। तो यहाँ से गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये कही जाती थी कि अंग्रेजों की सरकार जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता को लूटती है, परेशान करती है, आज़ादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेंगी वो इस देश की जनता को नहीं लूटेंगी, वो इस देश की जनता को परेशान नहीं करेंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस समय कही जाती थी, जिसको करीब करीब हर बड़े क्रांतिकारी कहा करते थे, यही बात भगत सिंह ने भी अपनी जेल डायरी में लिखा है कि आज़ादी के बाद अंग्रेजों की बनाई हुई कोई भी व्यवस्था इस देश में नहीं चलेगी। आज़ादी के बाद हम अपनी एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे, जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हो। अंग्रेजों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाने वाले। मुझे दर्द और तकलीफ इस बात का है कि आज आज़ादी के 80 वर्ष में क्रांतिकारियों के उन सपनों का क्या हुआ? कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया इस देश पर, जो ये देश आज तक शहीदों के सपनों का देश नहीं बन पाया? कुछ तो हुआ होगा पास्ट में, कोई गलती हुई होगी हमसे आज़ादी के समय 1947 में। कई बार क्या होता है, जब खुशी बहुत ज्यादा होती है ना, तब अपनी गलतियां पता नहीं लगती। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो आज़ादी के समय
1947 में, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा थी सरकार बनाने की, सत्ता हासिल करने की। तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई जिस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और आज ये लगता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो देश की ये दुर्दशा न होती जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। उस समय की सबसे बड़ी गलती ये मानी जाती है कि अंग्रेजों ने आजादी के लिए जिन जिन शर्तों को हमारे सामने रखा, हमने बिना सोचे समझे उन सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। आजादी लेने के लिए और आजादी देने के लिए कभी कोई शर्त नहीं रखी जाती है। या तो हम पूरी तरह से आजाद होंगे या तो हम पूरी तरह से गुलाम होंगे। आजादी एक ऐसा शब्द है जिस पर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आजादी के लिए अंग्रेजों से समझौता किया और उसी समझौते के आधार पर अंग्रेजों ने कानून बनाया और उस कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पास किया गया। इसी कानून के आधार पर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए गए और हमें आजादी दी गई। मतलब कि हमने अंग्रेजों को इस देश से मार पीट कर नहीं भगाया है, वो खुद ही हम पर तरस खाकर हमें आजाद करके चले गए, वो भी एक कानून बनाकर। कितना शर्मनाक है ये हमारे लिए। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक एक दूसरी बात, अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने सत्ता सौंपने के लिए भी हमसे एक समझौता किया जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में अंग्रेजों ने जितनी भी शर्तें रखी थी वो सारी की सारी शर्तें हमारे देश में आज भी लागू हैं। वो शर्तें क्या थी कि अंग्रेज जब इस देश से चले जाएंगे, अंग्रेजों की सरकार यहाँ से चली जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों के बनाए हुए वो सारे के सारे कानून इस देश में वैसे ही चलते रहेंगे जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले चलते थे। माने आजादी के पहले के हिंदुस्तान में और आजादी के बाद के हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं होगा। ये उस समझौते की मुख्य शर्त थी। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट सिर्फ उसी पीरियड के लिए वैलिड था जब तक भारत अपना एक संविधान बनाकर उसे लागू नहीं कर लेता। तो ठीक है, हमने अपना संविधान भी बनाया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू भी कर लिया। तो जब हमने अपना संविधान लागू कर लिया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की जो कंडीशंस है वो क्यों लागू है हमारे देश में। और वहीं मुझे दर्द है, तकलीफ है कि इसी एग्रीमेंट के कारण अंग्रेजों के बनाए हुए वो सारे के सारे कानून हमारे देश में आज भी चल रहे हैं। इसमें से कुछ कानून 200 साल पुराने हैं, कुछ कानून 150 साल पुराने हैं, कुछ कानून 100 साल पुराने हैं। अब आप जरा सोचिए, कोई कानून मान लीजिए 150 साल पुराना है, तो 150 साल पहले देश की परिस्थिति क्या रही होगी। तो 150 साल पहले देश की परिस्थिति में कोई कानून बनाया गया हो, और एक दूसरी बात, वो कानून अंग्रेजों ने बनाया अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो जो कानून अंग्रेजों ने बनाया अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए और 150 साल पहले देश की परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया हो, वो कानून आज कैसे लागू हो सकता है? कौन से तर्क से हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? और वो कानून कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में लगभग 150 साल पुराना कानून है, वो है पुलिस का कानून, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, जो 1861 का बना है। ऐसा ही एक और कानून है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, अंग्रेजों के जमाने में इसको इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहते थे, आज इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कहते हैं। नाम के अलावा कुछ नहीं बदला है इसमें। ऐसे ही एक और कानून है
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसी कानून के आधार पर सरकार जंगलों का सर्वनाश करती है। यह भी कानून लगभग 150 साल पुराना है। ऐसे ही एक और कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसी कानून के आड़ में सरकार किसानों से जमीनें छीनती है। यह कानून 1894 का बनाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे वो सारे कानून हमारे देश में आज भी चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और क्या था उनका स्वार्थ? अब जैसे अंग्रेजों ने टैक्स के कानून बनाए, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, सेल्स टैक्स, तो ये टैक्सेशन के जितने भी कानून बनाए थे इस उद्देश्य से बनाए थे कि हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनको बर्बाद करना है। क्यों? ताकि अंग्रेजों की कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा यहाँ पर चल सके। अंग्रेजों की कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना दम नहीं था कि वो हिंदुस्तानी कंपनियों से कंपटीशन में टिक सके। अंग्रेजों के लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो कपड़ा बनता था वो सूरत के बनने वाले कपड़े से बहुत घटिया होता था, वो बिक नहीं पाता था इस देश में। उस जमाने में अंग्रेजों के देश में जो स्टील बनता था वो हिंदुस्तान के बनने वाले स्टील से 100 गुना घटिया होता था। दस्तावेज ये बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी पानी के जहाज बनाती थी वो सारा का सारा स्टील हिंदुस्तान से जाता था। और कहा जाता था उस जमाने में दो ही देश बेस्ट क्वालिटी का स्टील बनाते थे, या तो था डेनमार्क या फिर था हिंदुस्तान। और आप ये कल्पना कर सकते हैं 1835 के साल तक हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा स्टील बनाने के कारखाने थे। और इन 10,000 कारखानों में जो स्टील बनता था उसकी क्वालिटी को अगर आप देखना चाहें तो चले जाइए दिल्ली के मेहरौली में। वहां एक लौह स्तंभ लगा है जो सैकड़ों सालों से ऐसे ही खड़ा है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है। आज कोई कंपनी ऐसा स्टील बनाकर दिखा दे जिस पर सैकड़ों सालों तक जंग न लगे। क्या था? क्वालिटी का काम करते थे हम। ऐसे ही कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। एक जमाना था जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, आज वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो हिंदुस्तान में ऐसे क्वालिटी के सामान बनते थे जिसकी टक्कर में अंग्रेजी सामान बहुत घटिया होता था, वो बिक नहीं पाता था इस देश में। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगा दिया और अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का माल टैक्स फ्री कर दिया। और हिंदुस्तानी कंपनियों पर एक दो नहीं 5-5 तरह के टैक्स लगाए जाते थे और हिंदुस्तानी माल को महंगा बनाया जाता था। अंग्रेज तो हमसे कभी कंपटीशन में टिक नहीं पाए, लेकिन बेईमानी से सरकार उनकी चलती थी, इसलिए हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के। 1835 के साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश था। जब तक ये अंग्रेजों का टैक्सेशन सिस्टम नहीं आया था इस देश में, तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश था। और कितना एक्सपोर्ट करते थे हम? दुनिया के पूरे बाजार में जो कुल एक्सपोर्ट होता था उसका 33% हिंदुस्तान का होता था। तो अगर दुनिया के पूरे बाजार में हम 33% एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये देश कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री रहा होगा, तभी यह संभव है, वरना कैसे हम इतना एक्सपोर्ट कर पाते। लेकिन दुर्भाग्य से हमें यह पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा। हम एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कंट्री भी थे, ये बात माइनस की गई है। और उस इंडस्ट्रियल देश को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के। और परिणाम जानते हैं क्या निकला? एक जमाने में जो ये देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश था, 33% एक्सपोर्ट करता था, इस देश की पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजों का सामान सस्ता होते चला गया और हिंदुस्तानी लोगों का माल महंगा होते चला गया।
और एक समय तक आते आते इस देश की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। ये जो टैक्सेशन सिस्टम चलता था अंग्रेजों के जमाने में, इसकी एक दूसरी बात और बताता हूं। अंग्रेजों ने जब पहली बार हिंदुस्तान में टैक्स के कानून को इंट्रोड्यूस किया, जैसे इनकम टैक्स, तो जानते हैं इनकम टैक्स कितना वसूला जाता था? 97%। माने 100 रुपया में 3 रुपया बचेगा, 97 रुपया दे दीजिए टैक्स के रूप में। तो 97% इनकम टैक्स क्यों लगाया था उन्होंने? तो उनकी दो मान्यताएं थी। एक बात तो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तान के व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर दें तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 97% इनकम टैक्स देने के बाद आपके पास बचेगा क्या? एक दूसरी उनकी मान्यता ये थी कि अगर हिंदुस्तान के व्यापारी ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो वो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे आप टैक्स की चोरी करो। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे, और बेईमान आदमी को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। ये उनकी पॉलिसी थी। तो इसके लिए उन्होंने 97% इनकम टैक्स लगाया था। वो 97% इनकम टैक्स आजादी आई 1947 में, उसके बाद भी सन 1982 तक चलता रहा। सन 1982 तक देश के लोगों से 97% इनकम टैक्स वसूला जाता था। और ये सरकारें भी वैसे ही टैक्स वसूल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकार टैक्स वसूलती थी। अंग्रेजों की सरकार को जब मन में आता था टैक्स बढ़ा देती थी। आज की सरकार को जब मन में आता है टैक्स बढ़ा देती है। और अंग्रेजों की सरकार जो टैक्स वसूलती थी, उस टैक्स का होता क्या था? अंग्रेजों की सरकार मौज मस्ती करती थी, उससे बर्बाद करती थी लोगों के टैक्स के पैसे को। कोई उनसे पूछने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार उनकी चलती थी। वही तो आज भी चल रहा है। कौन सी ऐसी सरकार है जो जनता के टैक्स के पैसे को ईमानदारी से खर्च करती है? आपकी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूला जाता है वो खर्च कैसे होता है, उसका ताजा एग्जाम्पल देता हूं। अभी अभी प्रधानमंत्री ने जो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार किया, उसमें जनता की खून पसीने की कमाई का करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। टैक्स के पैसे को सबसे ज्यादा कोई बर्बाद करता है तो हमारे देश के नेता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने 80 से ज्यादा योजनाओं पर पानी की तरह पैसा बहाया है, और वो सारी योजनाएं बुरी तरह से फेल हो गई हैं। ऐसे बर्बाद किया जाता है आपके टैक्स के पैसे को। और ये बर्बादी का सिलसिला यही नहीं रुकता। हजारों करोड़ की लागत से पुल बनाया जाता है, और वो पुल इनॉग्रेशन से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। ऐसे ही बनी बनाई बिल्डिंग गिर जाती है, सड़कें धंस जाती है। टैक्स के पैसे को अगर ईमानदारी से खर्च किया होता सरकार ने पिछले 80 वर्षों में, तो आज हमारे देश की ये दुर्दशा न होती। आपको लगता है आजादी के बाद इस व्यवस्था में कुछ भी बदला है? ऐसे ही कुछ और दूसरी व्यवस्थाएं हैं जो अंग्रेजों के जमाने की है और हिंदुस्तान की जनता का खून चूस रही है। उसमें से एक है हमारी न्याय व्यवस्था, जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था मैकोले, पूरा नाम है टीबी मैकोले। उसने बनाया था आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी का कानून, जिसके आधार पर चलती है हमारी आज की न्याय व्यवस्था। मैकोले जब इस कानून को बना रहा था तो अक्सर कहता था कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूं जिसका लागू होने के बाद हिंदुस्तान के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के लोग मुकदमे दर मुकदमे लड़ते रहेंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और मैकोले इतना कुटिल आदमी था, वो कहता था कि जिस समाज से लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाता है वही समाज सबसे जल्दी टूटता है। अन्याय जब ज्यादा बढ़ता है किसी समाज में, वो समाज खंड खंड टूट जाता है। तो अन्याय जितना बढ़ेगा अंग्रेजों के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इसके लिए मैकोले ने बनाया आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी का कानून। और यही कानून हमारी आज की न्याय व्यवस्था की जड़ में है।
और ये जो न्याय व्यवस्था चलती है हमारे देश में, देखिए इसमें क्या भेड़िया फसान है। पहले आप अपना केस किसी वकील को समझाओगे, हो सकता है उसे कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, फिर वही बात वो जज को बताएगा। क्या बेवकूफी है ये? आप अपना केस डायरेक्ट जज को क्यों नहीं बता सकते? काहे कि ये वकीलों की दलाली बीच में है। और आप ये बात जान लीजिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर अन्याय हुआ है वो जितने अच्छे से अपनी बात कह सकता है, दूसरा वकील कभी नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति के ऊपर अन्याय हुआ है, जो दर्द उसके दिल में होगा अपनी बात कहने के लिए, दूसरा वकील कभी नहीं कहेगा। ठंडे दिल दिमाग से कहता रहेगा, बिल्कुल एक रोबोट मशीन की तरह। आदमी के रिश्ते मशीनी नहीं होते हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। और जिस देश में ऐसी न्याय व्यवस्था चलती हो वहां लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? और इसी वजह से आज हिंदुस्तान की सभी अदालतों में 6 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है जिसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपको समय पर न्याय नहीं मिल रहा है तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और यही अन्याय आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। पूछिए, जो लोग एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी। सबसे बड़ा अन्याय लोगों के ऊपर यह है कि एक बार कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो जिंदगी चली जाएगी उसकी, उसके घर बिक जाएंगे, उसके खेत बिक जाएंगे, उसके गहने बिक जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर बेचकर, खेत बेचकर, गहने बेचकर उसको न्याय मिल ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग, बेचारे गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। न्याय कहाँ मिल पा रहा है लोगों को? और आप ये बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान में न्याय तभी मिलेगा जब ये अंग्रेजी न्याय व्यवस्था खत्म होगी। अभी कुछ साल पहले जब सरकार ने इस न्याय व्यवस्था को बदलने का विधेयक संसद में लाया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे लगा अब ये अंग्रेजी न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी और लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आसमान से गिरे खजूर पलट के। सरकार ने सिर्फ इसका नाम बदल दिया। आज भी इन कानूनों के भीतर मूल सिद्धांत वही है जो मैकोले तय करके गया था। और इसी मैकोले ने हमारी न्याय व्यवस्था के साथ साथ हमारी शिक्षण पद्धति का भी सर्वनाश किया था। मैकोले को भेजा गया था एक मिशन पर। वो मिशन क्या था कि हिंदुस्तान की समाज को तोड़ना है। तो हिंदुस्तानी समाज को तोड़ने के लिए मैकोले काफी अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उसको ये जानकारी मिली कि अगर हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है तो पहले हिंदुस्तानी संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये समाज नहीं टूटेगा। और हिंदुस्तानी संस्कृति टूटेगी कैसे? तो बहुत अध्ययन करने के बाद मैकोले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जिस जगह से चलती है वो जगह तोड़ दो, ये संस्कृति टूट जाएगी। वो जगह क्या थी? तो उसने कहा था गुरुकुल, माने हिंदुस्तान में चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसको बहुत ही सुंदर नाम दिया गया था गुरुकुल। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में चलने वाले गुरुकुलों का सर्वे करवाया था, हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कि हिंदुस्तान के गुरुकुलों को तोड़ना कैसे है। उसके लिए पहले समझना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने सर्वे करवाया जिसको एडम स्मिथ नाम का एक अंग्रेज ने किया था। एडम स्मिथ की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं, एक्चुअली ये रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी की है। मद्रास प्रेसिडेंसी माने उस समय का 1/3 हिंदुस्तान, जिसमें पूरा कर्नाटक आता था, पूरा आंध्र प्रदेश आता था, पूरा तमिलनाडु आता था, केरल आता था और उड़ीसा का एक बड़ा इलाका आता था। तो इतना था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसमें कुल मिलाकर 1,47,000 गांव है और कुल मिलाकर 1,50,000 गुरुकुल भी हैं। अब आप जरा हिसाब लगाइए, हर गांव में एक गुरुकुल है, या किसी किसी गांव में तो एक से भी
ज्यादा गुरुकुल हैं। और ये जो 1,50,000 गुरुकुल चलते हैं, इनमें से 22,000 उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, माने इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, जिसको हम आज के हिसाब से यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं। और ये जो गुरुकुल चलते हैं, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो एडम स्मिथ लिख रहा है, पहला एस्ट्रोनॉमी, दूसरा एस्ट्रोफिजिक्स, तीसरा वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन ऐसे हैं, अगर आप 3-4 फॉर्मूले सीख लो तो कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसा है वैदिक मैथमेटिक्स। और क्या पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र, माने मोरल एजुकेशन। ऐसे ही था विधि शास्त्र, माने लॉ का एजुकेशन। और पढ़ाया जाता था आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा माने उस समय ग्राफ्टिंग की पूरी टेक्नोलॉजी गुरुकुलों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। आज की जो प्लास्टिक सर्जरी है वो भारत की ही देन है। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण विषय था सिविल इंजीनियरिंग, माने स्ट्रक्चरिंग की पूरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम आज के हिसाब से आर्किटेक्चर कहते हैं। हिंदुस्तान से बड़ा आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जिसके प्रमाण हमें आज भी दिखाई देते हैं। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको इस हिसाब से बनाया गया है जहां सूर्य की पहली किरण भगवान के मूर्ति के ऊपर पड़ती है। ऐसा ही है एलोरा का कैलाश मंदिर। यह मंदिर एक बड़े से पहाड़ को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। आज ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही है गुजरात में रानी का वाव। यह मंदिर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे, वो भी उल्टे मंदिर का स्ट्रक्चर, वो भी 7 मंजिला पानी के अंदर बनाया गया है। तो ऐसे आपको सैकड़ों स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जो हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। ये सब साइंस है, कोई मजाक नहीं है। और इतना गहरा साइंस रहा होगा तभी ये स्ट्रक्चर हैं जिनको आज हम देख रहे हैं। भवना अवशेष, ध्वस्त खंडहर भी कहानी कह रहे हैं कि कितना बड़ा विज्ञान हमारे पास था। चीनी यात्री हेन सांग ने भारतीय आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, मार्वलस, हो नहीं सकता, कल्पना के भी बाहर है। ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था जो गुरुकुलों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। और हमारे देश में जो गुरुकुल चलते थे उनमें पढ़ने वाले कौन लोग थे? हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को कभी पढ़ने नहीं दिया। और इस आधार पर हिंदुस्तान की समाज में जो मार काट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एडम स्मिथ की ही रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने भी गुरुकुल चलते हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं। शूद्र समझते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 28% है और 72% शूद्र हैं। तो शूद्रों का प्रतिशत इतना ज्यादा क्यों है? तो एडम स्मिथ कह रहा है वो हिंदुस्तान की समाज के सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब इन्हीं के पास है। ये शूद्र ही हैं जो घड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही हैं जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही हैं जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही हैं जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही हैं जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब शूद्रों के पास है। और सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता है, उसमें देर नहीं लगती। माने एक बाप अपने बेटे को सिखा दिया, बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है, माने पीढ़ी दर पीढ़ी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते चली आ रही है। सोचिए कितना ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम था हमारा, और उस ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया
एक कानून बनाकर, जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। और इस कानून में अंग्रेजों ने यह व्यवस्था की कि संस्कृत माध्यम से जितने भी गुरुकुल थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया, और अंग्रेजी माध्यम से जितने भी स्कूल थे उन्हें कानूनी मान्यता दी। दुर्भाग्य से ये कानून हमारे देश में आज भी चल रहा है। कुछ नहीं बदला है इस देश में, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे वो शासन की पद्धति हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो। आजादी के बाद कुछ नहीं बदला है इस देश में। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी गुलामी का प्रतीक है। इसलिए मैं मानता हूं कि सच्ची आजादी अभी आई नहीं है। हम सबको अब लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े ये गुलामी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस व्यवस्था को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही बात का डर है कि अगर ये गुलामी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लूट का यह सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो फिर कौन से मुद्दे पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। सबकी दुकान खतरे में आ जाएगी। इसका मैं आपको ताजा एग्जांपल देता हूं। याद कीजिए 2014 में बीजेपी सत्ता में कैसे आई थी। उनका सबसे बड़ा वादा यही था ना कि हम विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे। तो आप सोचिए, देश में अगर यह लूट तंत्र है तभी तो काला धन पैदा हो रहा है, और जब तक यह काला धन है तब तक इसे वापस लाने का झूठा सपना दिखाकर, झूठे वादे करके सत्ता में आराम से वापस आया जा सकता है। तो इसलिए कोई भी पार्टी इस व्यवस्था को खत्म नहीं करेगी। ये तो हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मुझको करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मार आप खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, कोई नेता नहीं खा रहा है, इसलिए उसको दर्द नहीं है। सिस्टम की मार आप खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं, इसलिए आपको करना पड़ेगा, मुझको करना पड़ेगा। स्वर्ग से उतरकर कोई नहीं आने वाला, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। और भगवान भी उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थी होता है। चादर तान के सोने वालों का भगवान कभी साथ नहीं देता। इसलिए उठिए, इस गहरी नींद से जगिए और इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए, और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाते हैं जहां कोई गरीब नहीं हो, कोई बेरोजगार नहीं हो, कोई भूख से नहीं मरे, सबको शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले और सबको न्याय मिले। और शायद ऐसा ही हिंदुस्तान बनाने का सपना हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी देखा था। उनके सपने आज भी अधूरे हैं। जिन क्रांतिकारियों ने हमें अंग्रेजों से लड़ भिड़ कर आजादी दिलाई, कितने दुख सहे, यातनाएं सही, उन सब क्रांतिकारियों के सपने आज भी अधूरे हैं। अब हमें इन सब क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करना है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है। और अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। अभी मैंने जो आपसे व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, यही बात सालों पहले राजीव दीक्षित ने भी कही थी, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया था जिसका नाम था भारत स्वाभिमान। लेकिन देश के गद्दारों ने उन्हें जहर दे दिया और उनकी हत्या कर दी। भारत स्वाभिमान का वो अभियान अब फिर से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छे से जानना है तो इंटरनेट पर राजीव दीक्षित के लाखों वीडियो आपको मिलेंगे, उन्हें देखिए, फिर आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैंने आपसे जितनी भी बातें कही हैं वो सारी बातें मैंने उनसे ही सीखी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी बात को अच्छे से सुना। जय हिंद, जय मां भारती।